आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर इस समय एक मुद्दा बहुत गर्म है। देश की राजनीति के अंदर एक मामला इस समय बहुत गर्म है और वो मुद्दा कहूँ वो मामला ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, यानी कि महाभियोग लाने की तैयारी है। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब विपक्षी दलों के साथ वो व्यवहार नहीं रखते जो उनको करना चाहिए। इसके अलावा जगदीप धनखड़ साहब पर कई बार विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, यानी कि सत्ताधारी दल के प्रति विशेष स्थान रखते हैं, विशेष प्यार रखते हैं या उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग का मुद्दा अधिक चर्चाओं में इसलिए है कि जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा हो, अविश्वास प्रस्ताव आना हो। अगर मैं आपको बताऊं तो राज्यसभा, जिसके बारे में आप देख सकते हैं, केवल उस समय चर्चा में रहती है जब संसद का सत्र हुआ करता है। इधर लोकसभा होती है, इधर राज्यसभा होती है। और अगर उपराष्ट्रपति के बारे में कहें, देश का दूसरे नंबर का संवैधानिक पद, लेकिन इस सब के बावजूद अगर राज्यसभा के सभापति वाली बात ना हो तो फिर उपराष्ट्रपति के पास कोई विशेष कार्य नहीं हुआ करते। और जहां तक राज्यसभा के सभापति की बात भी करें तो देश के जितने भी तमाम उपराष्ट्रपति हुए, आप देख सकते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर के और उससे पहले वेंकट रमन साहब से लेकर के और फिर आज के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक। तो जगदीप धनखड़ साहब एक ऐसे उपराष्ट्रपति, एक ऐसे राज्यसभा के सभापति हैं जो लगातार चर्चा में होते हैं। हर बार वो आसन पर होते हैं हमेशा ही। नहीं तो ज़्यादातर जो राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं तो उनको एक नाम ध्यान आता होगा, नजमा हेपतुल्ला का। वो लंबे समय तक राज्यसभा की उपसभापति रही और वही चर्चाओं में रहा करती थी। खैर, अब चर्चा इसलिए बड़ी है क्योंकि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो चर्चाओं में वो सब कुछ है जो जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के है। आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 6 महीने पहले राज्यसभा के अंदर ही जगदीप धनखड़ साहब का वो संबोधन, जिसके अंदर उन्होंने खुद को आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको मातृ संस्था कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरएसएस का एकलव्य कहा था। राज्यसभा के अंदर उन्होंने जेपी नड्डा साहब को इंगित करके, जेपी नड्डा साहब को संबोधित करते हुए कहा था कि नड्डा साहब, मैं आरएसएस का एकलव्य था। पहले आप सुनिए और मैं बताऊंगा कि एकलव्य की परिभाषा क्या है। जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। के बारे में आपने क्या कहा? सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं
कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। राज्यसभा के अंदर जेपी नड्डा साहब को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि वे आरएसएस के एकलव्य उस समय बन गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, जब वो कांग्रेस की तरफ से विधायक थे राजस्थान के। तो बात बताऊंगा आपको, पहले तो एकलव्य की और फिर जगदीप धनखड़ साहब का राजनीतिक सफर, उनका जो लगभग 1989 के दशक से लेकर के और आज तक का जो राजनीतिक सफर है। अगर एकलव्य की बात करें तो एकलव्य महाभारत का वो पात्र है जिसने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट करके दे दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा था। और अगर एकलव्य की बात आ जाती है तो मैं एकलव्य को उस रूप में याद करता हूं कि एक दलित परिवार का, एक दलित समाज का एक बच्चा जिसके मन में इच्छा थी, अभिलाषा थी कि वो जंगल के अंदर ऐसे प्राणियों को जो निरीह हैं उनकी रक्षा करने के लिए तीरंदाजी सीखे। लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो बच्चा दलित था। एकलव्य निषाद राज थे, निषाद समाज से आते थे। एकलव्य उस निषाद समाज से थे और क्योंकि जंगल के अंदर निषाद समाज के लोग ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। आप जब भी निषाद समाज को याद करेंगे तो सबसे पहले याद आ जाएंगे गुहराज निषाद, जिन्होंने भगवान श्री राम को सरयू पार कराई थी। तो जब निषाद की बात आती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि निषाद राज एकलव्य, उनको रक्षा करनी थी निरीह प्राणियों की, लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य उनको शिक्षा नहीं देना चाहते थे। आगे बढ़े तो फिर एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य की और उनके सामने बैठकर सीखते रहे। दौर वो आया कि जब कौरव पांडव दोनों को शिक्षा दे रहे थे गुरु द्रोणाचार्य, एक श्वान, एक कुत्ता बीच में आ गया जिसके मुंह में सारे तीर फंसे हुए थे। जो धार्मिक घटनाओं में, धार्मिक बातों में, आध्यात्मिक बातों में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा महाभारत का प्रसंग कि जब द्रोणाचार्य के सामने वो कुत्ता पहुंच जाता है जिसके कि मुंह में तीर फंसे हुए हैं लेकिन कुत्ते की जान नहीं गई। द्रोणाचार्य देखना चाहते थे कि आखिर कौन है वो तीरंदाज जिसने इस अदा से, इस अंदाज से कुत्ते को तीर मारे कि कुत्ते की जान भी नहीं गई और उसकी बोलती बंद हो गई, मुंह बंद कर दिया। एकलव्य सामने आया। एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैं तो आपकी मूर्ति से, आपके चित्र से ही सामने बैठ करके सीख रहा हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि फिर गुरु दक्षिणा तो देनी होगी, क्योंकि तीर चलाने के लिए अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और गुरुवर द्रोणाचार्य ने निषाद राज का अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, यानी कि वो समर्पण की भावना थी। लेकिन आज एकलव्य जो बनते हैं, जगदीप धनखड़ साहब जो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकलव्य बन गए थे, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके, चित्र बना करके उनसे सीखा एकलव्य ने और गुरु दक्षिणा में दे दिया अपना अंगूठा, बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी ज्वाइन किए बिना उस समय विधायक थे कांग्रेस के और एकलव्य बन गए, आरएसएस को द्रोणाचार्य बना लिया। तो गुरु दक्षिणा की बात भी जरूर आएगी। अब वो गुरु दक्षिणा उन्होंने कब दी या नहीं दी या कब देंगे या दे रहे हैं, ये धनखड़ साहब खुद बता सकते हैं। हालांकि संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन राइट टू अपनी बात कहने का अधिकार हमें भी अधिकार देता है कि हम ये बता सकें। अगर जगदीप धनखड़ साहब के मैं आपके पॉलिटिकल जो करियर है, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा, उसका आपसे जिक्र करूं तो उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है 1989 से, जब वो सांसद बने। जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान के उस झुंझुनू से आते हैं, शेखावटी का पुराना शहर झुंझुनू, उस झुंझुनू से आते हैं जहां पर नंदलाल नेहरू कभी दीवान हुआ करते थे। वो झुंझुनू जहां कभी स्वामी विवेकानंद के चरण पड़े और रामकृष्ण मिशन को बड़ी मदद मिली। 1989 में झुंझुनू से पहली बार सांसद बने। 1951 में जन्मे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पेशे से वकील रहे हैं। 1989 में जब वो पहली बार सांसद बने, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने।
और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरने के बाद में फिर सरकार बनी चंद्रशेखर जी की, और चंद्रशेखर की सरकार के अंदर संसदीय कार्य मंत्री बने जगदीप धनखड़ साहब। 4 महीने लगभग सरकार चली और उस सरकार के गिरने के बाद में जगदीप धनखड़ चले गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। 1993 में उन्होंने कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बन गए, लेकिन सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1998 में फिर चुनाव लड़ा, पहले विधानसभा का, धनखड़ साहब ने विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। इधर इसके साथ ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, और लेकिन लोकसभा का चुनाव भी हार गए 1998 में। 2003 में धनखड़ साहब शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए धनखड़ साहब लगभग 1.5 दशक तक उस पदों पर रहे जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधि प्रकोष्ठ हो सकता है जिसे कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की और किन्हीं इकाइयों के अंदर वो पदाधिकारी के रूप में, छोटे बड़े पदाधिकारी के रूप में, और इसके साथ साथ सरकारी वकील के रूप में, हरियाणा सरकार के वकील भी थे एक मुद्दे पर, एक विषय पर। मनोहर लाल धनखड़ जी ने उनको अलाइन किया था, धनखड़ साहब को। तो पेशे से वकील, उसके बाद राजनीति, राजनीति के अंदर जनता दल, जनता दल से कांग्रेस और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी। लगभग 1.5 दशक के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धनखड़ साहब को बनाया गया पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए धनखड़ साहब की जो भूमिका थी, जिसके अंदर की राज्यपाल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, कितने ही ऐसे मौके आए जब ये आमने सामने रहे, कितने ही ऐसे मौके आए जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, दोनों कई बार आमने सामने हुए। ऐसे ऐसे मौके आए कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया साइट्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर, फेसबुक पर। ऐसे ऐसे मौके भी आए, यानी कि इतनी कड़वाहट बढ़ी। और इन सब के बीच में फिर जगदीप धनखड़ साहब पहुंचे उपराष्ट्रपति के पद पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से उनका इस्तीफा हुआ और उनको उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया जगदीप धनखड़ साहब को, और उपराष्ट्रपति बने। इसके साथ ही हुए राज्यसभा के सभापति, और राज्यसभा के सभापति के तौर पर कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग लगातार उन पर जो आरोप लगाते रहे हैं, और उन्हीं आरोपों की परिणति थी कि जब धनखड़ साहब ने कहा कि वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकलव्य बन चुके हैं 25 साल पहले ही, 2.5 दशक पहले, जब वो भाजपा आरएसएस को जानते तक नहीं थे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बेहतरीन गजब का संगठन है। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, हमने भी कई बार शाखाएं अटेंड की हैं, देखा है उनका सारा काम करने का तरीका। ये बात तो ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन धनखड़ साहब ये बताने में कामयाब नहीं रहे कि गुरु दक्षिणा का उनका कौन सा रोल रहेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी बात आएगी कि जो आज विपक्ष के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर भारत के इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से अगर किसी उपराष्ट्रपति पर, राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव जैसी बात आती है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार खाली विपक्ष है, और या कहीं धनखड़ साहब की भी कोई भूमिका इसमें रह सकती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।